दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों आज बात करेंगे उस सीट की जिसने पूरे बिहार की सियासत को हिला करके रख दिया है। उस सीट की जो पिछले 2 दशकों से बीजेपी का ऐसा किला था जिसे भेदना तो दूर, जिसकी दीवार को खरोंच लगाना भी विपक्ष के लिए मुश्किल था। और अब उसी किले पर एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि इस बार दीवार दरक रही है, दरवाजा हिल रही है और अंदर बैठा राजा बेचैन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की, जहां 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ और आज 3 अगस्त को मतगणना होने जा रही है। और इससे पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो सीधे सीधे बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि लगभग हर सर्वे में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर बढ़त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़त तब बन रही है जब मतदान वाले दिन ईवीएम खराब हुई, मशीनें बदली गई, बूथों पर हंगामा हुआ, प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं को उठाया गया, खुद प्रशांत किशोर पर एफआईआर हुई। एक महिला ने वीडियो में यह तक कह दिया कि मैं तो अभी पहुंची हूं और मेरा वोट पहले से पड़ा हुआ है। कैसे वोट पड़ जाएगा? आपने वोट नहीं दिया, आपके नाम से वोट गिर गया, ऐसा बता रहे हैं। हमेशा यही कांड करता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब आंकड़े सामने आए तो पीके आगे थे। तो सोचिए, अगर यह सब न होता तो क्या होता। अब यही तो सबसे बड़ा कटाक्ष है जो आज की सियासत पर खुद ब खुद निकल करके बाहर आता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं पूरा मामला बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, यह कहानी है बिहार की बदलती सियासत की, नए चेहरे की, टूटते किले की और उस भरोसे की जो आम आदमी अब ईवीएम पर से खोता जा रहा है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बांकीपुर आखिर है क्या और यह सीट इतनी खास क्यों है। तो देखिए, बांकीपुर पटना जिले की एक शहरी विधानसभा सीट है। इसका नंबर है 182। ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और ये एक सामान्य यानी कि जनरल सीट है। परिसीमन से पहले यह सीट का नाम पटना पश्चिम हुआ करता था और तब से लेकर आज तक इस पर एक ही परिवार का दबदबा रहा है और वो परिवार है नितिन नवीन का। जी हां, वही नितिन नवीन जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही नितिन नवीन जिन्होंने इस सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीता है। 2006 का उपचुनाव, फिर 2010, 15, 20 और 25, यानी कि लगभग 20 साल तक बांकीपुर की जनता ने बिना रुके बिना थके नितिन नवीन को ही अपना विधायक चुना। और उनसे पहले उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी भी इसी क्षेत्र से यानी उस समय के पटना पश्चिम के कई बार के विधायक रह चुके हैं। तो इस सीट पर तो जैसे बीजेपी ने अपनी नेम प्लेट लगा रखी थी और यह कोई सामान्य जीत नहीं थी। नितिन नवीन यहां से ऐसे ऐसे मार्जिन से जीतते थे कि विपक्ष के उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाना भी बहुत भारी पड़ जाता था। 2020 में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था और 2025 में तो उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से पटकनी दे दी थी। यानी बांकीपुर बीजेपी का वो अभेद्य दुर्ग था जिस पर कोई पत्थर उछालने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कोई किला हमेशा के लिए मजबूत नहीं रहता, हवा जब मुड़ती है तो बड़े बड़े महल भी हिल जाते हैं और आज बांकीपुर के साथ शायद यही होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उपचुनाव की नौबत आई क्यों। तो इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि दिसंबर 2025 में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। वो 45 साल की उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले पहले नेता बने और बिहार से भी वो पहले नेता थे जिन्होंने ये जिम्मेदारी मिली। फिर जनवरी 2026 में उन्हें जेपी नड्डा की जगह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद मार्च 2026 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। अब जब वो राज्यसभा चले गए तो संविधान के नियम के मुताबिक उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता और यहीं से बांकीपुर सीट खाली हुई और यहीं से शुरू हुआ ये पूरा सियासी ड्रामा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को बांकीपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया। नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई, स्क्रूटनी 14 जुलाई और नाम वापिस की तारीख 16 जुलाई तय हुई। मतदान 30 जुलाई को हुआ और आज यानी कि 3 अगस्त को मतगणना होगी। अब यहां एक और मजेदार मोड़ आया। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर के अपना नाम वापस ले लिया। फिर आनन फानन में पार्टी ने 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जो 2006 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिला उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया और सबसे बड़ा दांव खेला जन स्वराज पार्टी ने, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने
खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला 3 के बीच था, बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी। और जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा वैसे वैसे ये मुकाबला त्रिकोणीय से सीधा 2 के बीच का बनता चला गया। यानी पीके बनाम बीजेपी, आरजेडी कहीं पीछे छूट गई। अब यहां एक बात समझने वाली है कि प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, यह उनके राजनीतिक करियर का अग्नि परीक्षा थी। क्योंकि याद कीजिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नतीजा क्या रहा? पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिले और एक भी सीट नहीं मिली। यहां तक कि 2024 के उपचुनाव में जब उन्होंने रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब भी लगभग सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो प्रशांत किशोर के सामने खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका था और उन्होंने वो सीट चुनी जो सबसे मुश्किल थी। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, नितिन नवीन का पारिवारिक इलाका, शहरी और उच्च जाति बहुल क्षेत्र। यानी अगर पीके यहां जीत जाते हैं तो ये उनके लिए संजीवनी होगी, और अगर हारते हैं तो शायद जनसुराज की सियासी यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ बूथ जाकर के लोगों से मिले, अपनी बात रखी। यही वजह है कि जब मतदान का दिन आया तो नजारा कुछ अलग ही था। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। जो बात मुझे सबसे पहले बताने की जरूरत है वो है ईवीएम का किस्सा। और यह किस्सा इतना दिलचस्प है कि इसे सुनकर के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे लोकतंत्र के साथ हो क्या रहा है। तो हुआ यह कि जैसे ही मतदान शुरू हुआ, बूथ नंबर 143 पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की सूचना मिली। अधिकारियों ने बताया कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और इसीलिए इसे बदलना होगा। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि इस बूथ पर पहले ही 53 वोट पड़ चुके और अब मशीन बदली जा रही। अब ये 53 वोट कहां जाएंगे, इनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, यह सवाल उन्होंने चुनाव अधिकारियों से पूछा। और सिर्फ एक मशीन नहीं, सूत्रों के मुताबिक कुल 5 ईवीएम इस उपचुनाव के दौरान बदली गई। अब बताइए, एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, 2-4 लाख वोट है और 5 मशीनें बदलनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह चुनावी नियमों के तहत सामान्य प्रक्रिया है। तकनीकी खराबी होने पर मशीन बदली जाती है, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं ये नियम है। लेकिन सवाल यह है कि ये खराबी बार बार होती क्यों है और ये हमेशा उन्हीं बूथों पर क्यों होती है जहां मुकाबला कड़ा होता है। ये तो वही बात हो गई कि क्रिकेट मैच में जब बल्लेबाजी की बारी आए और गेंदबाज को पता हो कि विकेट गिरने वाला है तो अंपायर कहे कि रुको, गेंद बदलनी है, गेंद खराब है। तो जब तक नई गेंद आती है तब तक पुराने रन गिने जाते हैं या नहीं, और अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों। ये सारे सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक महिला मतदाता कह रही हैं कि जब वो अपना वोट डालने पहुंची तो उसे बताया गया कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे वीडियो पहले भी सामने आते रहे। विधानसभा हो, लोकसभा हो या उपचुनाव, हर बार विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, बूथ कैप्चरिंग का नया डिजिटल तरीका इजाद कर लिया गया है। और अब बांकीपुर की घटनाओं ने इस पूरे आरोपों को एक बार फिर हवा दे दी है। और यहीं पर एक और बड़ा घटनाक्रम जुड़ जाता है जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन चर्चा में है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा या उनके रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस जरूर दिया है। अब सोचिए, जिस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग हो और उसके प्रमुख पर ही सवाल उठ रहे हो, तो आज मतदाता को यह भरोसा कैसे हो कि उसका वोट सही जगह जा रहा है। यह बहुत गंभीर सवाल है, दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा और इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ ईवीएम तक नहीं रुकती है। मतदान से एक रात पहले पटना में एक बड़ा सियासी तूफान आया। खबर आए कि जनसुराज पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अलग अलग जगहों से उठा लिया है। कुछ को जक्कनपुर थाने में लाया गया, कुछ को दानापुर और कुछ को शाहपुर। यहां तक कि खुद प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने पहुंच गए और वहां से पूछा कि हमारे लोग कहां हैं, किस केस में हैं, क्या आरोप है। उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के पुलिस पर्यवेक्षक को एक पत्र भी लिखा कि भाई ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमारे कार्यकर्ता जो निजी काम कर रहे हैं या परिवार से मिलने पटना आए थे उन्हें उठाया जा रहा है, जबकि इनके ऊपर कोई ठोस आरोप नहीं है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर हमारे लोगों ने कुछ गलत किया है तो केस दर्ज कीजिए, कोर्ट में ले जाइए, लेकिन बिना वजह उठा लेना यह लोकतंत्र नहीं है,
ये डराने की कोशिश है। और उधर दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने शास्त्री नगर थाने में प्रशांत किशोर के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर दी। आरोप यह था कि पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो को लेकर के भ्रामक और भड़काऊ बयानबाजी की है। यानी दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला कि आम आदमी के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि सच किसकी तरफ है। और इसी बीच मतदान के दिन कई बूथों पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग कराने और मतदान प्रभावित करने के आरोप लगाए। एक वीडियो तो ऐसा भी वायरल हुआ जिसमें कोई कह रहा था कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मारेंगे। अब ये वीडियो कितना सच है कितना झूठ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन माहौल कैसा था इसका अंदाजा तो लग ही जाता है। और तो और मतदान के दौरान ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई का छापा भी पड़ा और एक जगह फायरिंग की सूचना भी आई। यानी बांकीपुर में उस दिन जो हुआ वो एक साधारण मतदान नहीं था, वो एक पूरा सियासी ड्रामा था, एक थ्रिलर फिल्म थी जिसका हर सीन नया मोड़ ला रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद जब मतदान शाम 6 बजे खत्म हुआ तो कुल मतदान प्रतिशत रहा 33.37 से लेकर के 34.3 के बीच। यह पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम था और यहीं से शुरू हुआ एग्जिट पोल का दौर। और यहीं वो सबसे बड़ी खबर सामने आई जिसने बीजेपी के कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे जारी किए हैं और लगभग हर सर्वे में एक ही बात कही गई, प्रशांत किशोर बढ़त बना रहे हैं। जनमत पोल्स के सर्वे के मुताबिक जनसुराज को 66,000 से 71,000 के बीच वोट मिलने का अनुमान है। डीवी रिसर्च नाम की एजेंसी ने भी पीके की जीत का अनुमान लगाया है। 3 बड़े एग्जिट पोल में यही शीर्षक निकाला है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा पर बढ़त बनाए हुए हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। यानी वो पार्टी जो कभी विपक्ष का चेहरा हुआ करती थी वो इस बार मुकाबले से लगभग बाहर दिख रही हैं। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एग्जिट पोल आखिरी नतीजा नहीं होता। इसमें मतदान के बाद कुछ मतदाताओं से बात करके अनुमान लगाया जाता है। कई बार ये अनुमान बिल्कुल सही निकलते हैं और कई बार गच्चा भी खा जाते हैं। हमने 2004 का लोकसभा चुनाव देखा था, 2015 का बिहार चुनाव देखा था, 2024 का लोकसभा चुनाव देखा था। जब एग्जिट पोल ने कुछ और बताया और नतीजा कुछ और आए तो असली फैसला तो 3 अगस्त को ही होगा, यानी कि आज होगा। लेकिन तब तक ये अनुमान अपना काम कर रहा है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रही है और सबसे बड़ी बात ये बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। और यहीं आ जाता है वो सबसे बड़ा कटाक्ष जो मैं आपसे शुरू में करने वाला था। जरा सोचिए, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, 5 मशीनें बदली गई, 20 से ज्यादा नेता गिरफ्तार हुए, प्रशांत किशोर पर एफआईआर हुई, कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, वोट चोरी के आरोप लगे। एक महिला ने कहा उसका वोट पहले पड़ चुका है। इतना सब कुछ जिस तरफ के खिलाफ हो रहा हो, कहा जा रहा है वो पार्टी अगर फिर भी एग्जिट पोल में आगे है तो या तो एग्जिट पोल गलत है या फिर सच में लोगों में इतना गुस्सा है कि हर मुश्किल के बावजूद वो एक नया विकल्प चुनने को तैयार है। दूसरी बात ज्यादा भारी लगती है क्योंकि जब जनता की सोच बदलती है तो कोई मशीन, कोई पुलिस, कोई एफआईआर उसे रोक नहीं सकती। और ये बात बीजेपी को भी समझनी होगी, नीतीश कुमार को भी समझनी होगी और उन तमाम पार्टियों को भी समझनी होगी जो पिछले 3 दशक से बिहार पर राज कर रही है कि जनता अब बदलाव चाहती है, वो एक नया चेहरा चाहती है, वो पुराने हथकंडों में थक चुकी है। अब बात करते हैं इसके सियासी मायने की। अगर वाकई प्रशांत किशोर बांकीपुर से जीतते हैं तो इसके क्या मतलब होंगे? पहला मतलब तो ये होगा कि जनस्वराज पार्टी को उसका पहला विधायक मिल जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि 2024 के उपचुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला था। दूसरा मतलब ये होगा कि बीजेपी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ेगा, वो भी उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। यह बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा मतलब यह होगा कि बिहार की सियासत में एक नई ताकत का जन्म होगा, एक ऐसी ताकत जो न लालू के साथ है, न नीतीश के साथ है, न बीजेपी के साथ है, बल्कि खुद एक स्वतंत्र विकल्प के रूप में पेश करती है। और अगर यह ताकत बांकीपुर जैसी सीट जीत सकती है तो आने वाले समय में यह किसी भी सीट पर चुनौती दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो बीजेपी अपना किला बचा लेती है और प्रशांत किशोर के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगाई है। और अगर यहां भी हार गए तो शायद जनस्वराज की उम्मीदें एक बार फिर पीछे चली जाएगी। तो देखते हैं कि
आज यानी कि 3 अगस्त की मतगणना क्या कहानी सुनाती है। ईवीएम में जो बंद हैं वो आज खुलेगा और शाम तक हमें पता चल जाएगा कि बांकीपुर का किला बचा या ढहा, नितिन नवीन की विरासत सुरक्षित रही या प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल आपके लिए है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बांकीपुर में बीजेपी इन 3 दशक पुराना किला वाकई ढाएगा? क्या नितिन नवीन की गैर मौजूदगी में यह सीट बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगी? क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर के नए विधायक बनेंगे और बिहार की सियासत में एक नए युग की शुरुआत होगी? या फिर एक बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित होगा और बीजेपी अपना गढ़ बचा ले जाएगी? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम आपकी हर राय को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में शामिल भी करेंगे। और हाँ, एक बात और, ईवीएम पर आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि हमारा मतदान का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है या इसमें सुधार की जरूरत है? यह भी हमें बताइएगा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, यह सवाल पूरे देश का है, पूरे लोकतंत्र का है और इसका जवाब हम सबको मिलकर के तलाशना होगा। चुनाव आयोग को भी अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए पारदर्शिता दिखानी होगी, हर आरोप की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर वोट की गिनती हो, हर आवाज सुनी जाए। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी जनता का भरोसा बनेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए बांकीपुर मतगणना के हर अपडेट के साथ हाजिर रहेंगे। आज शाम तक जो भी नतीजे आएंगे उन पर हम विस्तार से बात करेंगे, हर मोड़ को समझेंगे, हर आंकड़े का विश्लेषण करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि हमने बात सही रखी है, बेबाकी से रखी है, बिना किसी के तरफ झुके रखी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ ही हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। देश की, दुनिया की, बिहार की राजनीति की हर हलचल पर हमारी नजर है और हम उसे आप तक पूरी ईमानदारी से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विकी कुमार आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए, वोट की कीमत को समझिए, अपनी आवाज बुलंद रखिए और जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।